गांव का मुखिया हर साल एक नई लड़की से शादी करता और फिर उसे तलाक के साथ बहुत सारे रुपए पैसे देकर उसे उसके घर वापस भेज देता। लड़कियां खुशी खुशी उससे शादी करती और अगले ही दिन तलाक लेकर अपने घर वापस चली जाती। मैं ये सुनकर हैरान थी कि वो ऐसा क्यों करता है। एक दिन उस मुखिया की नज़र मुझ पर पड़ गई और वह बोला, मुझे तुमसे ही शादी करनी है। मेरे घर वाले भी पैसे के लिए परेशान थे और इसलिए मेरी शादी उससे कर दी गई। वह शादी की पहली रात मुझे हॉस्पिटल ले गया और बोला, मैंने अब तक बहुत सी लड़कियों से शादी की है ताकि मैं तुम्हें ढूंढ सकूं। वह लड़की तुम ही हो जो मेरी किस्मत बदल सकती है। इससे पहले कि मैं इस बात का मतलब समझ पाती, मेरी चीख निकल गई क्योंकि वह मेरे आज फिर गांव के मुखिया की शादी थी। मेरी दोस्त सोनिया खासतौर पर मुझे ये सब बातें सुनाने आई थी। आते ही कहने लगी, क्या तुम्हें पता है ये गांव का मुखिया फिर से शादी कर रहा है। मैं ये सुनकर हैरान हो गई कि अभी 6 महीने पहले ही तो उसने शादी की थी और अपनी बीवी को तलाक दे दी थी। मैंने हैरानी से कहा कि क्या वह लड़की गांव के मुखिया से दूसरी शादी करने के लिए मान गई। मेरी दोस्त सोनिया पागलों की तरह हंसने लगी और बोली, पागल लड़की, लगता है तुम्हें अभी तक कुछ नहीं पता। गांव का मुखिया हर साल एक खास महीने में एक लड़की से शादी करता और अगले ही दिन उस लड़की को तलाक दे देता है। और सुना है कि वह लड़की को बहुत कुछ देकर उसके घर वापस भेज देता है, सोना, चांदी, जेवरात और बहुत सी माल दौलत। तो ऐसे में कोई भी लड़की बेवकूफ़ी होगी जो गांव के मुखिया से शादी करने से इनकार कर देगी। फिर वह कुछ चौंक कर कहने लगी कि तू कोशिश करना कि गांव के मुखिया की नज़र तुझ पर ना पड़े, वरना हो सकता है कि अगली बीवी उसकी तू बन जाए, क्योंकि सुना है वो हसीन लड़कियों पर ही आशिक हो जाता है। मैं उसकी यह बातें सुनकर बहुत डर गई और मैंने कहा कि मैं तो पहले ही घर से बाहर बहुत कम निकलती हूँ, अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं निकलूंगी। मैं यहाँ की रहने वाली नहीं थी और अपने माता पिता के साथ 6 महीने पहले ही इस गांव में आई थी, इसलिए इस गांव के रस्मों रिवाज और गांव के मुखिया के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैंने बस उसकी पिछली शादी होते हुए देखी थी, इसलिए सोनिया से ये सब सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई थी कि गांव का मुखिया कैसा जालिम इंसान है जो पहली रात के बाद ही बेचारी लड़कियों को तलाक दे देता है। सोनिया दूसरे दिन शाम को आ गई और मुझसे कहने लगी कि चल गांव की मुखिया की शादी देखने चलते हैं, पूरा गांव वहां आया हुआ है। मैं अपनी माँ से इजाज़त लेकर उसके साथ गांव के मुखिया की शादी देखने चली गई, लेकिन उसके किस्से सुनने के बाद बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने अपने मुंह को एक दुपट्टे से अच्छी तरह से ढक लिया था। मैंने अपनी माँ से इजाज़त ली और उसके साथ निकल पड़ी। माँ को शायद गांव के मुखिया के बारे में ठीक से कुछ पता नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे जाने की इजाज़त दे दी। जब हम शादी पर पहुंच गए तो मैं धूमधाम देखकर दंग रह गई। सोनिया कहने लगी, तुम देखना, कल सुबह ये लड़की भी बहुत से माल के साथ तलाक लेकर इसकी हवेली से निकल जाएगी। मैंने अफसोस से कहा, ये तो बेचारे लड़कियों पर बड़ा जुल्म करता है। तो सोनिया ने बताया कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती, लड़कियां अपनी मर्जी और खुशी से शादी करती है और तलाक ले लेती है, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। मैं बड़ी हैरान थी कि मुखिया ऐसा क्यों करता है, उसके साथ ऐसा क्या मसला था कि वह शादियों पर शादियां करता है और फिर तलाक भी फौरन दे देता है। शादी से वापस आकर मैं पूरी रात यही सोचती रही कि भगवान की भी क्या लीला है। एक तरफ मुखिया है जो एक रात की शादी के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहा है और दूसरी तरफ हम जैसे गरीब लोग हैं जो कर्ज के बोझ तले ऐसे दबे हुए हैं कि सांस लेना भी दुश्वार है। मेरा नाम कामिनी है और हम 3 बहनें थे, हमारा कोई भाई नहीं था। मुझे बचपन से ही काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी थी। मेरे पिताजी शहर में नौकरी करते थे और कभी कभी मेले में छोटी सी दुकान भी लगा लिया करते थे, जिससे हमारा गुजारा ही बड़ी मुश्किल से हो जाता था। फिर पिताजी बीमार पड़ गए
तो कई जगह से कर्ज लेकर उनका इलाज करवाना पड़ा। घर तक बिक गया और पिताजी हमें अब अपने पुराने घर में ले आए, जहां पर वह अपने भाइयों के साथ बचपन में रहा करते थे। हमारे घर में गरीबी इस कदर छाई हुई थी कि हमें दाने दाने के लिए मुंह देखना पड़ता था। मैं तो अपने आप को संभाल लेती थी, पर मेरी 2 छोटी बहनें छुप छुप कर रोया करती थी। एक दिन मैंने अपनी बहनों को रोते देख लिया। रोते हुए एक दूसरे से कह रही थी, काश हम पैदा ही ना हुए होते या फिर पैदा होते ही मर गए होते, तो आज हमें भूखा ना रहना पड़ता। मैंने जब उनके मन की बात सुनी तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरा तो चलो जैसे तैसे बचपन गुजर गया, पर मेरी बहनें भी गुर्बत की जिंदगी गुजार रही है। क्योंकि मैं सबसे बड़ी बहन थी, तो किसी के सामने दिल का बोझ भी हल्का नहीं कर सकती थी। उस दिन अपनी बहनों को रोते देखकर मेरा दिल बहुत तड़प उठा था। मैंने माँ से कहा, माँ मैं जरा बाहर जा रही हूँ, थोड़ा टहल कर आती हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। माँ ने मुझे बाहर जाने की इजाज़त दे दी, जैसे माँ इस बात से वाकिफ थी कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। घर से बाहर निकलकर खेतों की तरफ चली आई, क्योंकि वह जगह बहुत सुकून और साफ सुथरी थी। मैं खेतों के पास टहल रही थी कि तभी वहां हमारे गांव का मुखिया आ गया। उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। मेरे तो डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे सोनिया की बात याद आई तो मैं उसको देखकर जल्दी से घर भाग गई। घर आकर भी मेरा दिल डर की वजह से धक धक कर रहा था। मैं परेशान हो गई, कहीं कोई इल्जाम ही ना लगा दे मुझ पर। थोड़ी ही देर में सोनिया आई और कहने लगी, तुझे गांव के मुखिया ने देख लिया है और अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। मैं बहुत डर गई और ये खौफ का असर था कि मुझे बहुत तेज बुखार आ गया। मैं शाम तक बुखार में तपने लगी। मेरी माँ मुझे खाना बनाने के लिए कह रही थी, मगर मेरे जिस्म में तो जान ही नहीं थी। तंग आकर माँ मेरे कमरे में आई और मुझे हाथ लगाकर चेक करने लगी तो चीख पड़ी। फिर फौरन ही गांव के एक डॉक्टर को बुला लिया गया जो सबका इलाज करता था। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और माँ से कहते हुए बाहर निकल गया कि बच्ची को फिक्र और परेशानी से दूर रखें। ज़्यादा डर और खौफ की वजह से दिमाग की नस फटने का खतरा होता है। डॉक्टर के जाने के बाद माँ मुझे घूरते हुए कहने लगी, किस बात की टेंशन है तुम्हें, क्यों मरने वाली हालत बना रखी है। तब मैंने हिम्मत करते हुए माँ को बता दिया कि गांव के मुखिया की नज़र मुझ पर पड़ गई है, जो हर साल नई लड़की से शादी करने के बाद अगले ही दिन उसे तलाक दे देता है। माँ मेरी बात को ना समझी और बोली, तो तुझे इतनी फिक्र क्यों हो रही है, तूने कौन सी चोरी की है जो तुझे इतना डर लग रहा है। माँ की बात पर मेरा दिल किया मैं अपना सिर पीट लूँ। इससे पहले कि मैं माँ को समझाती, बाहर से दरवाजे को किसी ने जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया। आवाज सुनकर मैंने अपना सांस रोक लिया। दरवाजा खोला गया तो बाहर गांव का मुखिया अपने लोगों के साथ खड़ा था और उनके साथ ही मेरे पिताजी भी थे। वो लोग उन्हें भी साथ लेकर घर आए थे। पिताजी ने उनको बैठक में बैठाया और माँ से चाय बनाने को कहा, पर गांव के मुखिया ने चाय बनाने से मना कर दिया। आखिर वह अमीर इंसान था, तो गरीबों के घर की चाय पानी कैसे पीता। उसने मेरी माँ को भी बैठक में बुला लिया और मेरा हाथ मांग लिया। उसने यह बात की तो माँ तो हक्का बक्का रह गई और उठकर गुस्से से बोली, मुखिया जी हम गरीब जरूर है, लेकिन बेगैरत नहीं, जो रुपए पैसे के लिए हम अपनी बेटी का सौदा कर दें। हम अपने कर्ज खुद उतार लेंगे, पर अपनी बेटी को दागदार नहीं करेंगे। मुखिया बात करके चला गया था। अब माँ और पिताजी को फैसला करना था, बेटी की इज्जत या पैसा। मैंने जब ये बात अपनी बहन की जुबानी सुनी तो आसमान जैसे मेरे ऊपर गिर पड़ा। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। माँ ने तो साफ साफ मुखिया को जवाब दे दिया था, मगर पिताजी कह रहे थे कि एक बार मुझसे बात कर ली जाए, फिर जैसे मैं कहूँगी वैसा ही कर लेंगे। मुझे पिताजी की बात पर गुस्सा तो बहुत आया कि क्या पिताजी को पता नहीं कि मेरी मंगनी हो चुकी है, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हैं जो मैं मर कर भी पूरी ना कर सकूं। पिताजी की राय पर माँ ने भी हामी भर ली।
और पिताजी को मुझसे बात करने की इजाज़त दे दी। पिताजी मेरे पास आए और कहना शुरू किया, देखो बेटी, हमारा कोई बेटा नहीं है जो हमारा सहारा बने, जो अपनी बहनों के ख्वाब पूरे करने में मेरी मदद करें। हमारे घर के हालात तुम्हारे सामने हैं। पिछले 8 सालों से हमारे ऊपर जो कर्जा है वही उतरने का नाम नहीं ले रहा है। और फिर तुम्हारी छोटी बहनें भी अपनी बहुत सी ख्वाहिशों को अपने दिल में दबा लेती हैं। अगर तुम मुखिया जी से शादी के लिए हाँ कर दो और अगले ही दिन तलाक ले लो तो हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। और रही बात तुम्हारे मंगेतर की, तो वह भी कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं है जिससे तुम शादी करके एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजरेगी। अगर वह तुमसे सच्चा प्यार करता है तो तुम्हारी मजबूरी और परेशानी को समझेगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। फिर पिताजी मुझसे बात करके चले गए और मुझे कश्मकश में डालकर गए। मैंने सारी बातों को सोचा और फिर एक फैसला किया। मैंने पिताजी से कहकर अपने मंगेतर रवि को बुलाया ताकि उससे बातचीत करके फैसला कर सकूं। अगले दिन रवि हमारे घर आ गया। मैं उसे लेकर छत पर गई ताकि मैं आराम से और सुकून से उससे बात कर सकूं। मैंने रवि को पिताजी और गांव के मुखिया की कही बात बताई तो उसके चेहरे का रंग गुस्से से लाल हो गया। मैं उसके दिल के हाल को समझ रही थी, मगर मुझे एक चीज को समझना था, शादी के बाद मेरा और रवि का फ्यूचर, या फिर मुझे मेरी बहनों का और मेरे माँ बाप का सहारा बनना था। उसने मेरी बात सुनकर इनकार कर दिया और उठकर जाने लगा तो मैंने कहा, मैं पिताजी के फैसले पर राजी हूँ। रवि गुस्से से मेरी तरफ पलटा और घूरती नजरों से मुझे देखकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उसको सदमा लगा था और सदमे की वजह से उसकी आवाज ठीक से निकल भी नहीं पा रही थी। मैंने उससे कहा कि हाँ, दिमाग खराब हो गया है मेरा, क्योंकि मेरे माँ बाप का कोई बेटा नहीं है और मैं उनको कर्ज में डूबा हुआ नहीं देख सकती। और फिर एक ही दिन की तो बात है, हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे और बगैर किसी फिक्र के हम दोनों एक हो जाएंगे। क्या तुम नहीं चाहते कि हमारी परेशानी खत्म हो जाए? इतना ही प्यार था मुझसे जो मुझे समझ ही नहीं पा रहे हो। मेरी इमोशनल बातें सुनकर रवि का दिल नर्म पड़ गया और वह शादी के लिए मान गया। रवि के जाने के बाद मैंने माँ से कहा, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। यह मैंने किस तरह दिल पर पत्थर रखकर कहा था यह मैं ही जानती हूँ, पर मुझे इस जगह पर कमजोर नहीं पड़ना था जो मैं नहीं पड़ी। और पिताजी ने मुखिया जी को हाँ का जवाब दिया। माँ ने जब ये बात सुनी वह अपना सर पीटने लगी और मुझे समझाने लगी, पर मैं फैसला कर चुकी थी, मुझे पीछे नहीं हटना था। माँ की तकलीफ का भी मुझे अंदाजा था, पर पिताजी का भी कोई कसूर नहीं था, क्योंकि वह इस उम्र में अगर टेंशन लेते तो वक्त से पहले ही मर जाते। जब मैं अपने फैसले पर अड़ी रही तो माँ ने भी चुप्पी साध ली और यूं 1 हफ्ते के अंदर ही मेरी शादी की तैयारियां हो गई। मैं लाल जोड़े में विदा होकर मुखिया के बंगले में आ गई। सारे दिन की थकी हारी मैं जब मुलायम गद्दी पर बैठी तो बैठने के साथ ही मुझे नींद की देवी ने अपने आगोश में भर लिया और मैं बैठे बैठे कब सो गई पता ही नहीं चला। आंख तो मेरी तब खुली जब मैंने अपनी कलाई पर कुछ महसूस किया। खौफ की वजह से मेरे हलक में कांटे आ गए थे। मैंने बहुत हिम्मत इकट्ठा करके उसको अपने ऊपर से हटाने के लिए आंखें खोली तो देखा मेरा पति मेरी कलाई पर उंगली फेर रहा है। फिर अचानक पता नहीं मेरे पति को क्या हुआ, उसने मेरी कलाई छोड़ी और दूर जाकर खड़ा हो गया। फिर बोला, हमें अभी हॉस्पिटल चलना है, जल्दी उठो और अपने कपड़े बदल लो। मुझे उसकी बातें सुनकर उसके दिमाग की हालत पर शक हुआ। मैं जाने से मना करना चाहती थी, पर पहले ही रात कुछ ऐसा नहीं करना चाहती थी जो वह मुझे तलाक ना देता। मैं कपड़े बदलकर उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। फिर हम हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां जाकर जो मैंने देखा उसे देखकर मैं अपने होशों आवास खो बैठी। मेरा पति डॉक्टर से बात करने के बाद कहने लगा, वो लड़की तुम ही हो जिसकी तलाश में मैंने आज तक कितनी शादियां की हैं। बस तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, अब से तुम ही मेरी पत्नी बनकर रहोगी। मैं उसकी बात सुनकर बेहोश हो गई।
वो मुझे गाड़ी में डालकर घर ले गया। घर आकर जब मुझे होश आया तो उसकी बातें याद करके मेरी रूह कांप गई। मैंने इधर उधर देखा मगर वो कहीं नहीं था। मेरे पति तो पता नहीं कहाँ चला गया था, मगर नौकरानी मेरे आसपास ही थी। उन्होंने बताया कि आपके घर वाले आए थे, मगर मालिक ने उनको ये कहकर वापस भेज दिया कि अपनी बेटी से मिलने आप लोग जब मर्जी हो तब आओ, मुझे कोई एतराज नहीं। मगर मैं उसे तलाक नहीं दे रहा, और मालिक ने आपके घर वालों को पैसों का भरा बैग और रहने के लिए घर भी दिया है। नौकरानी की बात सुनकर मेरा दिल किया कि मैं चीख चीख कर रो दूं कि मेरे घर वालों ने मेरे साथ क्या किया। मैं अपनी ही नज़रों में गिर गई थी। अब मैं उस मुखिया से किस मुंह से बहस करती, जब मेरे ही घर वाले मुझे छोड़कर जा चुके थे। मुझे सबसे ज्यादा दुख रवि के बारे में सोच सोच कर हो रहा था। उसे जब पता चलेगा मेरा तलाक नहीं हुआ तो वो मुझे बेवफा समझेगा और सोचेगा मैंने पैसों की चमक धमक देखकर तलाक लेने से इनकार कर दिया। ये सारी बातें सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा था। इससे पहले मैं रोना शुरू कर देती, मेरा पति कमरे में आया और मुझसे मेरा हाल पूछने लगा। मैंने उस झूठे इंसान को देखा तो मेरा खून खौल गया, जिसने एक रात की बात करके शादी की थी और अब अपनी बात से मुकर रहा था। उसने मेरे चेहरे को छूना चाहा तो मैंने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया और बोली, मैं तब तक तुम्हें अपने पास नहीं आने दूंगी जब तक तुम मुझे इस राज की हकीकत बता नहीं दोगे। तुम क्यों हर साल एक नई लड़की से शादी करके उसे तलाक दे देते थे, और अब मुझे तलाक क्यों नहीं दिया? मेरे पति ने मेरी बात सुनी तो बोला, मैंने शादी की है तुमसे, तुम पत्नी हो मेरी, मेरा तुम पर पूरा हक है। तुम्हें छूने के लिए मुझे तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं, मगर मैं क्योंकि अब सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ही गुजारना चाहता हूँ तो आज नहीं तो कल तुम्हें इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आया, मगर मैं अपने गुस्से को पी गई और बोली, मुझे तुम सच बताओगे तभी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, वरना मैं अपनी जान ले लूंगी। ये बात सुनकर उसके चेहरे का रंग बदल गया और उसने जल्दी अपने गुस्से पर काबू पा लिया और कहने लगा कि राज तो मैं तुम्हें बता ही दूंगा, मगर याद रखना मुझसे अगर तुमने बेवफाई की या अपनी जान लेने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को नहीं छोड़ूंगा। उसकी बात सुनकर मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में बंद कर लिया हो। मैं ये बात तो भूल ही गई थी कि मैंने अपने घर वालों के लिए ही शादी की है और किसी आम इंसान से नहीं, बल्कि गांव के मुखिया से, जिसे कोई कानून या पुलिस कुछ नहीं कह सकती थी। मेरा दिल किया मैं अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लागूं, मगर मैं उसके सामने रोकर खुद को कमजोर साबित नहीं करना चाहती थी। मुझे बस चुप रहकर उसकी जासूसी करनी थी ताकि उसे रंगे हाथों पकड़ सकूं। मुझे चुप देखकर मेरे पति ने भी दोबारा मुझसे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं की और उसकी यही बात मुझे परेशान कर रही थी कि कोई इंसान किसी को धोखा देकर इतना संतुष्ट कैसे रह सकता है। शादी को एक हफ्ता गुजर गया और इस एक हफ्ते में मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह वह मुझे तलाक दे दे, मगर मुझे कामयाबी हासिल नहीं हुई। आखिर उसे मेरी तलाश क्यों थी? मैं तो उसे जानती भी नहीं थी। मेरी मुश्किल का हल यही निकला कि मैं उसके ऊपर नज़र रखूं। मेरा पति जब भी किसी से कॉल पर बात करने लगता तो वह कमरे से बाहर चला जाता। उसकी यह हरकत मुझे नागवार गुजरती थी, मगर उसे तो जैसे मेरी परवाह ही नहीं थी। उससे पूछने पर भी वह मुझे सच ना बताता तो बेहतर यही था मैं उसकी किसी भी तरह बातें सुनूं। ऐसे ही करते हुए 2 हफ्ते गुजर गए, लेकिन कोई भी सुराग मेरे हाथ ना लगा। अब तो मुझे लगने लगा था जैसे मैं कभी भी हकीकत नहीं जान पाऊंगी, पर मुझे हिम्मत नहीं छोड़नी थी। मैं दिल में प्रार्थना करती कि किसी भी तरह मुझे इसका राज पता चल जाएगा कि मैं मुखिया को गलत साबित करके अपनी जान छुड़ा सकूं। आखिर एक दिन आ ही गया। रात के 12 बजे बज रहे थे कि तभी मेरे पति के फोन पर किसी की कॉल आई।
पहले वह उठकर कमरे से बाहर जाने लगा, फिर मुझे सोता हुआ देखकर वहीं पर बैठकर बातें करने लगा। दूसरी तरफ तो ना जाने कोई क्या कह रहा था, पर अपने पति की बातें सुनकर कुछ खास मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। उस वक्त मेरी नींद उड़ गई जब मेरे पति ने कहा, यार किसी भी तरह इससे मेरा पीछा छोड़ दो वरना काम तमाम कर दो, इसके रोज रोज की बकबक से मैं तंगा गया हूँ। मैंने जब इतना सुना तो मेरा दिमाग तेजी से काम करने लगा। मैं जान चुकी थी कि यह कोई लड़की का मामला है। अब तो मामला और भी रंगीन हो चुका था। उसकी बातें सुनकर मैंने इरादा कर लिया कि किसी भी तरह मुझे इस बेचारी लड़की को उसके चंगुल से आज़ाद करवाना ही होगा, वरना ये जालिम इंसान उसकी जान ले लेगा। अगले दिन जब मेरा पति घर से बाहर निकला तो मैं भी उसके पीछे घर से बाहर निकल गई। उसका पीछा करने के लिए मुझे मेरे दिल ने मना भी किया, पर मैं दिल को मजबूत करने लगी और अपने इरादे से नहीं हटी और उसको एक घर में जाता हुआ देखकर मैं वहीं से वापस लौट आई। अब मेरे दिमाग में अलग अलग ख्याल आ रहे थे। मैं उन्हीं ख्यालों में बैठी थी कि मेरा पति घर आया। वह फिर किसी से फोन पर बात कर रहा था। मैं उठकर सुनने गई थी। वह किसी से कह रहा था, कल फिर उसी जगह आ जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। इससे पहले मेरा पति मुझे देखता मैं जल्दी से कमरे में आ गई। मुझे बहुत बेसब्री से कल के दिन का इंतजार था। मैं मन ही मन खुश हो रही थी कि आने वाला कल मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। कल का दिन आया तो अपने पति के जाने के बाद मैं भी उसके पीछे ही घर से निकल गई। आज मेरा पति रास्ते में कुछ लोगों से भी मिला था। अब मुझे टेंशन होने लगी कि कहीं उन लोगों में से ही कोई ना हो जिसकी वजह से मुझे आज़ादी मिलेगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पति को शक हो गया है कि मैं उसका पीछा कर रही हूँ। तभी वह जानबूझकर ऐसा कर रहा था ताकि मैं समझ ना सकूं और तंग आकर अपनी हरकत छोड़ दूं। अपनी सोच पर मैंने खुद ही खुद को ये सोच कर समझाया कि अगर वह जान लेता तो मुझे घर से बाहर निकलने से मना करने के लिए किसी से डरने या किसी की इजाज़त लेने की जरूरत नहीं थी। मैं इन्हीं सोचों में घूमती जब मेरा पति फिर उसी घर में चला गया और जाकर एक कमरे में बैठ गया। उस कमरे के साथ एक और कमरा भी था। मैं जल्दी से उस कमरे में घुस गई और कमरे की खिड़की से दूसरे कमरे में देखने लगी। तब वही लोग आए और मेरा मंगेतर रवि भी था। इन सब को यहाँ देखकर मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ और मैं डरते डरते चोरी चुपके वहाँ से निकलकर घर आ गई। मैं जितना इस मामले को आसान समझ रही थी ये उतना ही मुश्किल था और यहाँ दिन ब दिन उलझता ही जा रहा था। मैं परेशान बैठी थी कि मेरा पति घर आया और मुझे उदास बैठे देखकर बोला कि आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, इसलिए नहा धोकर अच्छे से तैयार हो जाओ। तुम्हें लेकर कहीं बाहर जाना है और मैं तुम्हें आज तुम्हारे सभी सवालों के जवाब वहीं पर दे दूंगा। इतना कहकर वहां से चला गया और मैं जल्दी से नहाने चली गई ताकि उसके आने से पहले मैं तैयार हो सकूं। नहा धोकर मैं अच्छे से तैयार हो चुकी थी और घर के ग्राउंड में उसका इंतजार करते हुए टहल रही थी। तभी मुझे गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। मेरा पति आ चुका था और मेरे बारे में पूछकर मुझे पुकारता हुआ ग्राउंड की तरफ आ रहा था। उसने मुझसे चलने के लिए कहा और मैं चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गई। मेरा खामोश होना मेरा पति भी नोट कर रहा था। उसने भी कोई बात नहीं की और गाड़ी स्टार्ट कर दी। हमारी गाड़ी गांव की ऊंची नीची छोटी छोटी गलियों में चली जा रही थी और मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोचती हुई उदास हो रही थी। गांव में खेत तैयार होकर खड़े हो गए थे और ट्यूबवेल देखकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। ये वह जगह थी जहां खेलकूद कर मैं बड़ी हुई थी। तभी वह खेत मेरी नजरों के सामने से गुजरा तो जैसे किसी ने मेरी आंखों में मिर्ची भर दी थी। मुझे उस खेत से नफरत
सी महसूस हुई थी। ये वह जगह थी जहां मेरे पति की नज़र मुझ पर पड़ी थी। काश मैं उस दिन घर से बाहर नहीं निकलती, मगर अब वो काश वापस नहीं लौट सकता था। उन्हीं सोचों में गुम पता ही नहीं चला था कि कब सफ़र खत्म हुआ और हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। होश मुझे तब आया जब गाड़ी रुकी और मेरे पति गाड़ी से बाहर निकल कर मेरी साइड वाला दरवाजा खोले खड़े थे। मैं गाड़ी से नीचे उतर आई और हम दोनों एक दरबार की तरफ जाने लगे। दरबार के बाएं साइड पर बने कच्चे मगर साफ सुथरे घर में मुझे लिए मेरा पति दाखिल हुआ और एक कमरे में जाकर बैठ गया। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वहाँ एक बाबा जी आए और बोले, हाँ भाई, तुम्हारी तलाश खत्म हुई कि नहीं? हो गई बाबा जी, और यह मेरी पत्नी है। इन दोनों की बातें सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आया कि यह दोनों कैसी बातें कर रहे हैं। बाबा जी के बैठने के बाद मेरा पति बोला, बाबा जी, मैं आपसे इजाज़त लेने आया हूँ ताकि अपनी पत्नी को सच बता सकूं और नई जिंदगी की शुरुआत कर सकूं। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं शुरू करूं। बाबा जी ने कहा, इजाज़त है, जाओ और अपनी जिंदगी जियो। उनकी यह घुमाने वाली बातें सुनकर मेरे माथे पर सिलवटें पड़ने लगी। यहाँ सब मुझे ढोंग लग रहा था। मेरा पति उठकर खड़ा हुआ और हम वहाँ से इजाज़त लेकर वापस आ गए। घर आकर मेरे पति ने सारे नौकरों को छुट्टी दे दी और सारे दरवाजे खिड़कियां बंद करने लगा। इसे ऐसा करते देख मैं डर गई। डरने की वजह से मेरा रंग पीला पड़ गया था, जिसे देखकर मेरा पति बोला, डरो नहीं, ये बस एहतियात थी ताकि कोई भी यह राज जान न सके। उसकी बातें सुनकर मेरी सांस में सांस आई। फिर मेरा पति मुझे लेकर बेड पर बैठा और बोला, यह आज से 8 साल पहले की बात है, जब मैं 20 साल का था। हम खानदानी रईस थे, मगर हमारे किसी रिश्तेदार ने हम पर ऐसा खतरनाक जादू कर दिया कि हमारी दौलत भी खत्म होने लगी और मेरी सेहत भी खत्म हो गई। एक दिन में शिकार खेलने गया हुआ था कि मुझे कोई शिकार ना मिला और मैं गुस्से से सारे निशाने खराब करने लगा। मैं अपने उस काम में इतना ज्यादा बिजी था कि मुझे आसपास का कुछ पता ना था। फिर यह बाबा जी कोई जड़ी बूटी लेने जंगल में आए हुए मुझे ऐसा करते देखकर मेरे पास आए और बोले, तुम पर किसी ने जादू किया है और यह इतना खतरनाक है कि जिस लड़की से भी तुम शादी करोगे वहाँ तुम्हारे जिस्म की ताकत खत्म कर देगी और तुम्हारी दौलत सारी बर्बाद हो जाएगी। मगर एक तरीका है जिससे ये जादू खत्म हो जाएगा। अगर तुम उनको एक दफा देखे बगैर अपनी शादी का हक लिए बिना ही उसे तलाक दे दो। मगर एक बात का ख्याल रखना कि वह लड़की जरूरतमंद हो। मैंने कहा, मैं बहुत परेशान हूँ और कहा कि ऐसे तो मैं कभी भी असली वाली शादी नहीं कर सकूंगा। पर वह बाबाजी जा चुके थे। फिर जब मैंने पहली शादी की तो देखभाल कर एक जरूरतमंद लड़की देखी तो अपनी पत्नी को छुए बगैर माल देकर उसे तलाक दे दिया। इससे मेरी दौलत में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई और जादू का जोर भी कुछ कम हो गया। और फिर इसी तरह दूसरी शादी की तो मैं इलेक्शन जीत गया। फिर तीसरी बार, फिर इस तरह करके मैंने 15 शादियां की और धीरे धीरे मुझ पर हुआ जादू खत्म हो गया। फिर मैंने सोचा, अगर ऐसे ही शादी करके मैं तलाक देता रहूंगा तो मैं अपना वारिस कैसे बनाऊंगा और इतनी ज्यादा दौलत तो किसके लिए इकट्ठा कर रहा हूँ। फिर मैं उसी जगह पर गया और उन बाबाजी को तलाश करना चाहा, पर वह वहां पर नहीं मिले। मैं शादी करके और तलाक देकर तंग आ चुका था। अब मैं भी सुकून की जिंदगी चाहता था। मैंने दर दर की खाक छानी बाबा जी को तलाश करने के लिए ताकि मैं उनसे पूछ सकूं, कब तक मैं तलाक देता रहूंगा, शादी करता रहूंगा। कई महीने गुजरने के बाद जब मुझे बाबाजी के ठिकाने के बारे में पता चला, मैं आनन फानन में वहां पहुंच गया। वहां पहुंचा तो जैसे बेजान सा होकर जमीन पर गिर गया। एक दिन आराम करने के बाद अगले दिन बाबा जी ने मुझे अपने पास बुलाया।
मैंने बाबा जी से कहा कि बाबा अब मैं थकने लगा हूँ, मैं कब तक लोगों की बातें सुनता रहूँगा, मुझे बता दे मुझे और कितनी शादियाँ करनी पड़ेगी और ताकि मैं एक ही दफ़ा सब करके चैन की जिंदगी गुजार सकूं। बाबा जी मेरी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, बेटा तब तक तुम शादियां करते रहोगे, तलाक देते रहोगे, जब तक तुम्हें ऐसी लड़की ना मिल जाए जो तुम्हारे खानदान का वारिस पैदा करने वाली होगी। बाबा जी की बातें सुनकर मैं बोला, उसकी कोई खास निशानी बता दीजिए कि मैं तलाश जारी रख सकूं। फिर बाबा जी ने कहा, उसे देखकर जो सबसे पहले तुम्हारे दिल में ख्याल आएगा वह ये होगा कि इसके बाद मैं किसी और लड़की से शादी नहीं करूंगा। यही थी जिसकी मुझे तलाश थी, और जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरे दिल ने कहा कि तुम ही वह लड़की हूँ जो मेरी पत्नी बनोगी। जो मैंने तुम्हारे घर रिश्ता भिजवाया और हमारी शादी हो गई। अपने पति की सारी बातें सुनकर भी कुछ था जी मुझे खटक रहा था, क्योंकि जब शादी की रात मेरा पति मुझे देखने के बाद हॉस्पिटल ले गया था तो वहां जाकर उसने कहा था, तुम ही वह लड़की हो जिसकी मुझे अब तक तलाश थी। कुछ देर चुप रहने के बाद मैंने लगे हाथों ये बात भी पूछने का इरादा किया और कहा कि मैं कैसे यकीन कर लूं यही बात सच है, जबकि हर लड़की को शादी की रात तो तुम तलाक देते थे और मुझे लेकर हॉस्पिटल चले गए। ये हॉस्पिटल वाला क्या राज है और इससे कब तक पर्दा उठाने का इरादा है? मेरी बात सुनकर मेरा पति बोला, सारे राज आज ही जान लोगी क्या? कुछ तो कल के लिए भी रहने दो। मगर मैंने सोचा अगर आज यहाँ राज ना पूछ सकी तो शायद कभी ना पूछ पाऊंगी, इसलिए आज ही पूछने का इरादा कर लिया। मुझे लगता था मेरा पति मेरा चेकअप करवाने लेकर गया था ताकि वह जान सके कि मैं कुंवारी हूँ भी या नहीं, लेकिन ये बात मैं सबूत के बिना उस पर थोक नहीं सकती थी जब तक मैं इसके मुंह से सुन ना लेती। मैं मजबूर थी और एक ऐसे इंसान के साथ सारी जिंदगी नहीं रह सकती थी जिसको मेरे कैरेक्टर पर पहले दिन ही शक हो। बेशक मैं अपने कजिन को पसंद करती थी और मंगनी भी कर रखी थी, मगर मैंने या रवि ने कभी भी अपनी हदें पार करने की कोशिश नहीं की थी। फिर कैसे मैं इतनी बड़ी बात बर्दाश्त कर लेती? अगर मैं शरीफ न होती तो क्या मुझे भी अब तक तलाक मिल चुका होता? यह बातें मेरे सर पर हथौड़े की तरह लग रही थी। एक तरफ मेरा पति था जो शादी की पहली रात मुझे हॉस्पिटल ले गया और दूसरी तरफ मेरा मंगेतर था जिसे मैंने अपनी मजबूरियों के आगे कुछ ना समझा था और शादी के लिए हाँ कर दी। यही बातें सोच सोच कर मेरे आंसू बहने लगे। तब मेरे पति ने बड़ी नरमी से मेरे आंसू पोंछे और कहा कि जानना चाहती हो वहाँ राज क्या था तो देखो, अपनी बाई कलाई पर जो निशान बना हुआ है वही है वो राज जिसे मैं देखकर चौंक सा गया और तुम्हें लेकर हॉस्पिटल चला गया कि पता कर सकूं यह असली है या नहीं, क्योंकि यह मुझे ख्वाब लग रहा था। क्योंकि बाबा जी ने दूसरी निशानी यह बताई थी कि उस लड़की की कलाई और कमर पर ऐसा निशान होगा, इसलिए तुम्हें अस्पताल ले गया ताकि लेडी डॉक्टर देख ले और मुझे बता सके कि तुम्हारी कमर पर भी यही निशान है या नहीं। जब डॉक्टर ने बताया कि तुम वही लड़की हो तो मैं खुश हो गया। मेरी शादी ऐसी लड़की से होना मेरे सब्र का फल था। अपने पति की बात सुनकर मैंने इसकी आंखों में देखा और मुझे उसमें सच्चाई दिखी, जिसे देखकर मैंने नई जिंदगी की शुरुआत करने का इरादा कर लिया। फिर मेरा पति बोला, एक बात तो तुमने पूछा ही नहीं। मैं सेवालिया नजरों से उसके तरफ देखने लगी। तब मेरा पति बोला, मैं जान चुका था कि तुम मेरा पीछा कर रही हो और मैं चाहता था तुम वहाँ सब अपनी आंखों से देख लो, मगर तुम सब देखे बगैर ही वापस आ गई। तुम्हारे मंगेतर रवि ने मुझसे रकम ली थी। उसका कहना था कि अगर तुम मुझे पैसे ना दोगे तो मैं कामिनी का पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम जिसकी मोहब्बत के दावे करती थी वो तो लालची निकला। मैंने उसे पैसे दिए और उसने तुम्हारी मोहब्बत उन पैसों के आगे मुझे बेच दी।
अगर मैं उसे पैसे न देता तो वह तुम्हें बार बार परेशान करके वापस अपनी तरफ करने की धमकी दे रहा था। मैं चाहता तो उसे उसका बहुत अच्छा जवाब दे सकता था, मगर अपने माँ बाप का इकलौता बेटा समझकर मैंने उसे माफ कर दिया। अब ये सोचकर मैं अपनी किस्मत पर शुक्रगुजार करने लगी कि मुझे मेरी किस्मत ने रवि जैसा लालची इंसान से बचा लिया और मुखिया जी जैसे शरीफ इंसान की पत्नी बना दिया। मुझे अपना पति दुनिया के सब मर्दों से अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसने ही मेरे माँ बाप को रहने को अच्छा घर रुपया पैसा दिया था। उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारने में कुछ बुराई ना थी। मैं अपने नसीब पर राजी थी और अपने पति के साथ खुश थी। कुछ ही दिनों के बाद मेरी दूसरी बहनों की भी अच्छी जगह शादियां हो गई थी और मैं भी अपने बच्चों और पति के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। रही बात रवि की, तो उसे तो मैं भुला चुकी थी। अब हमारी जिंदगी में सुकून ही सुकून था। शायद कुदरत को हमें ऐसे ही मिलाना था। पर आज उस फैसले पर मैं बहुत खुश थी कि उस एक फैसले ने मेरी और मेरे पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।